तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 शहरी एवं ग्राम्य जीवन। ठीक है। और ये जो बुक है बिहार SCERT बोर्ड की किताब है और क्लास 6 की किताब है। तो चलिए इतिहास को पढ़ना हम चालू करते हैं। वो तो काफ़ी पहले चालू कर चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 10 शहरी एवं ग्राम्य जीवन। तो शुरुआत करते हैं आनंद के सवाल से। आनंद पटना जिला के एक गांव अकबरपुर का रहने वाला है। इसके पिताजी बेटा की चावल मंडी से कल ही चावल बेचकर आए हैं। आज सुबह सुबह उसके दादाजी धान काटने के लिए हसुआ को धार दिलवाने लोहार की भट्टी गए। साथ में आनंद भी था। उसने भट्टी और लोहार को देखकर पूछा, क्या लोहे के औजार के बिना आपकी खेती नहीं हो सकती? दादाजी, क्या आप मुझे बताएंगे कि खेती करने में लोहे का उपयोग कब से शुरू हुआ? तभी आनंद की नज़र भट्टी पर आए उसके शिक्षक पर पड़ी। शिक्षक ने तपाक से उत्तर दिया, मैं तुम्हें इसके विषय में कल ही कक्षा में बताने वाला हूँ। कृषि कार्य से जुड़े ये औजार हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि इसके बारे में मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में मगध का साम्राज्य उत्कर्ष पर था। लोहे के प्रयोग ने कृषि एवं उत्पादन को बढ़ाया, जिससे साम्राज्य की समृद्धि बढ़ी। लगभग 185 ईस्वी पूर्व में अशोक के अक्षम उत्तराधिकारी एवं उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और उसकी एकता छीन भिन्न हो गई। परिणाम स्वरूप देश के अंदर कई छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आ गए। मगध में शुंग वंश एवं कन्न वंश, दक्षिण में सातवाहन वंश एवं कलिंग में खारवेल राजवंश के शासन की शुरुआत हुई। इसी समय भारत में विदेशियों के भी कई आक्रमण हुए। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कई भागों में हिंद यूनानियों का शासन स्थापित हुआ। तत्पश्चात मध्य एशिया शकों का शासन रहा। उनके बाद कुषाण वंश के शासकों ने यहाँ शासन किया। इसके विषय में हमें विस्तार से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो पढ़ाई कर रहे हैं उसे ही पढ़ लें। लगभग 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक भारत में लगातार राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। फिर भी यह काल कृषि एवं उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस काल में कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग एवं व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति हुई। एक तरफ व्यापारियों ने उपमहाद्वीप के अंदर स्थल मार्ग की खोज की, तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया के रास्ते भी खुले। और इस चैप्टर में हम लोग मौर्योत्तर कालीन कृषि एवं व्यापार का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं खेती का विकास, टॉपिक को पढ़ते हैं। खेती के विकास में लोहे के औजार का विशेष महत्व रहा। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, खेती का प्रारंभ हजारों वर्ष पहले लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन उत्पादन इतना अधिक नहीं था उसे लोग बाजार में जाकर बेच सके और अपनी अतिरिक्त जरूरतों को पूरा कर सके। मौर्य काल में लोगों के द्वारा जो लोहे के औजार बनाए गए, उससे खेती का काम तेजी से होने लगा। मौर्योत्तर काल में भी इसके विकास का क्रम जारी रहा। लोगों ने लोहे की कुल्हाड़ी से जंगल को साफ कर जमीन को खेती के लायक बनाया। लोहे के फाल से खेतों की जुताई आसानी से गहराई तक किए जाने लगे। ऐसा नहीं था कि पहले खेती के लिए जंगल को साफ नहीं किया जाता था, लेकिन लोहे की जगह लकड़ी, पत्थर और कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। खेती के विकास में लोहे के औजार के साथ साथ अधिरोपण तकनीक का भी विशेष महत्व था। जैसे धान का बीज तैयार कर पुनः रोपने से उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था को जानेंगे। हमारे यहाँ खेती शुरू से मानसून पर निर्भर है। अगर वर्षा होती है तो खेती होगी, अन्यथा सूखा का सामना करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां होती हैं। यहाँ तक खेती के लिए सूखे से निपटने हेतु प्राचीन काल से ही प्रयास जारी हैं। उत्तर वैदिक काल में घटी यंत्र के प्रयोग रेहट का वर्णन है। यद्यपि सिंचाई हेतु नहर, कुआं, तालाब और कृत्रिम झीलों का उपयोग मौर्य काल में भी होता था, लेकिन उसके बाद के शासकों ने इसमें उत्तरोत्तर विकास किया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। सुदर्शन झील के बारे में जानते हैं, इसकी भी एक कहानी रही है, इतिहास रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। यह गुजरात में स्थित है। इस झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई, लेकिन 400 साल बाद आए भयंकर तूफान से इसके तटबंध टूट गए और उसका सारा पानी बह गया। इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन नामक शासक के एक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि रुद्रदामन ने इसे दोबारा बनवाया। इस झील के तटबंधों को पहले की अपेक्षा 3 गुना अधिक मजबूत बनाया। और रुद्रदामन अपने अभिलेख में यह भी जानकारी देता है कि इसके मरम्मत कार्य के लिए कोई अतिरिक्त कर या बेगार नहीं लिया गया। सारा खर्च सरकारी खजाने से किया गया। पुनः यह 300 वर्षों बाद टूट गया, जिसको बनवाने का कार्य बाद के गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त ने किया। ठीक है, और यहाँ आगे दिया गया है शिक्षकों की मदद से चर्चा करना है कि आपके इलाके में सिंचाई के कौन कौन से साधन उपयोग में आते हैं। तो चलिए आगे हम जानते हैं खेती के विकास के फायदे।
सिंचाई एवं औजारों के प्रयोग से अनाज का उत्पादन बढ़ा, लोगों को खेती के कार्य में रोजगार मिला और साथ ही उनकी मजदूरी भी बढ़ी। ठीक है। राजाओं द्वारा सिंचाई का प्रबंध किए जाने एवं उत्पादकता बढ़ने से उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त होने लगा। राजा को अधिक धन की प्राप्ति से उसे महल बनाने, सेना रखने, किला बनाने के लिए साधन उपलब्ध कराए। अधिक उत्पादन ने उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया। व्यापार का विकास इनका एक प्रमुख परिणाम था। व्यापार को जानते हैं, इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। व्यापार की प्रगति के लिए मौर्य काल में ही कई स्थल मार्गों का निर्माण एवं विकास किया गया था। पाटलिपुत्र से तक्षशिला तथा पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति को जोड़ने वाली सड़कें स्थलीय व्यापार के महत्वपूर्ण साधन थे। मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। कुछ व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से भी जुड़े हुए थे। उत्तर पश्चिम भारत में हिंदुस्तानी, शक, कुषाण आदि शासकों के राज्य स्थापित होने से उपमहाद्वीप का पश्चिमी एवं मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। यह रेशम मार्ग था क्योंकि चीन से होने वाले रेशम का व्यापार प्रायः इसी मार्ग से होता था। रोमन साम्राज्य से होने वाले व्यापार का एक बड़ा भाग इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। रोम भारत में निर्मित विलासिता की सामग्री जैसे रेशम, मसाला, मोती, हाथी दांत से बने आभूषण आदि का एक बड़ा ग्राहक था। दक्षिण भारत में 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 3री शताब्दी तक का काल संगम काल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान दक्षिण भारत में व्यापक व्यापार वाणिज्य के प्रमाण मिलते हैं। संगम साहित्य के अनुसार यहाँ की भूमि काफी उर्वर थी। पर्याप्त मात्रा में अनाज, फल फूल, मसाले, मांस एवं मछली यहाँ के लोगों को उपलब्ध थे। कृषि से प्राप्त राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था, लेकिन आंतरिक एवं विदेशी व्यापार संगम काल की समृद्धि का मुख्य कारण था। कई बंदरगाह वाले शहर व्यापार के केंद्र थे, जिनमें पुहार भी एक था। सर्वाधिक लाभप्रद समुद्री व्यापार दक्षिण भारत से होने वाला रोमन व्यापार था। दक्षिण भारत के तीनों राजवंशों के शासक चोल, पांड्य और चेर ने संगमकालीन व्यापार को काफी उन्नत बनाया। संगम शब्द का तात्पर्य कवियों की सभा से है। दक्षिण भारत के शासक समय समय पर तमिल कवियों की सभा आयोजित करवाते थे। इन कवियों का काम ऐसे साहित्य की रचना करना था जिससे तत्कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार तथा वाणिज्य एवं शिल्प आदि की जानकारी सभी को मिल सके। इनके द्वारा लिखे गए साहित्य से हम सुदूर दक्षिण में 3 प्रमुख राज्यों पांड्य, चोल और चेर के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। अब जानेंगे पुहार की व्यापारिक गतिविधियां एवं अवलोकन। पुहार संगम काल का काफी सुविधाजनक बंदरगाह था जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। यहाँ विदेशों के माल लेकर आने वाले बड़े बड़े जहाज भी बिना पाल उतारे ही तट पर आ जाते थे। विदेशों से आयात होने वाली बहुमूल्य सामग्री गोदी बाड़े डॉक यार्ड पर उतारी जाती थी। विदेश से व्यापार के कारण पुहार के लोग काफी धनी हो गए थे। इस नगर में अनेक ऊंचे ऊंचे और भव्य भवन थे। ये भवन कई मंजिल वाले होते थे। इनमें अलग अलग कक्ष थे। प्रत्येक भवन में गलियारे, बरामदे तथा अनेक कमरे होते थे। इन भवनों में ऊपर तो धनी व्यापारियों का परिवार रहता था और नीचे की मंजिल का उपयोग व्यापार के लिए होता था। समुद्र तट पर स्थित व्यापारी जहाजों पर ध्वज लहराते थे। इनके साथ विभिन्न रंगों के झंडे भी होते थे जो जहाजों पर लदे विशिष्ट प्रकार के माल तथा फैशन परस्तों के लिए उपयोगी सामान का एक प्रकार से विज्ञापन करते थे। संगमकालीन भारत के तटीय शहर तोंडी, मुजरिस, पुहार, अरिकमेडु में यवन व्यापारी काफी संख्या में रहते थे। ये लोग बोतल में शराब, विभिन्न प्रकार के दीपक एवं सोना लाते थे। इसके बदले ये लोग काली मिर्च एवं अन्य मसाले तथा समुद्र एवं पर्वत के प्राप्त दुर्लभ वस्तुओं को यहाँ से ले जाते थे। यहाँ हुई खुदाई में रोमन सुराहियों के टुकड़े, रोमन ताम्र सिक्के तथा ग्रेफाइट के चिन्हों वाले काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन मिले, जिनमें हमें भारत का रोम के साथ व्यापार की जानकारी मिलती है। भारत द्वारा निर्यात किए गए सामान के बदले बड़ी मात्रा में सोने एवं चांदी के सिक्के भी यहाँ आते थे। विनिमय के साधन सिक्के। व्यापार वाणिज्य में विकास के साथ ही विनिमय यानी कि लेन देन के साधन के रूप में सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। आप पिछले चैप्टर में संपत्ति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में गाय को देखे होंगे। पहले व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन अब सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाने लगा। पहले असमान भार वाले तथा अमानकीकृत आहत सिक्के का उपयोग किया जाता था, परंतु मौर्यों के बाद भारत में आंतरिक और बाह्य व्यापार का व्यापक विकास हुआ। हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के को भारत में पहली बार जारी किया। आहत सिक्के चांदी या सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्हों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था।
कुषाण शासकों के समय सोने और चांदी के जो सिक्के जारी किए गए थे उनका प्रचलन व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था। इन शासकों के द्वारा दैनिक कार्यों के उपभोग के लिए तांबे के सिक्के भी प्रचलन में लाए गए। पुरातत्वविदों को इस काल के सिक्के बड़े पैमाने पर मिले। इन सिक्कों से हमें उसके जारी करने वाले शासकों के समय व्यापार, वाणिज्य एवं आर्थिक समृद्धि की जानकारी मिलती है। सिक्कों पर शासक, देवताओं आदि के चित्र अंकित रहने से उस काल के कलात्मक विकास की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कुषाण शासक के सिक्कों पर बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित मिलते हैं। अतः ये सिक्के उस समय भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुषाणकालीन सिक्के, सातवाहन, शक और हिंद यवन सिक्के का चित्र है। तो अतः यह सिक्के उस समय भी आर्थिक संपन्नता एवं धार्मिक मान्यताओं पर प्रकाश डालते हैं। अब जानेंगे शहर की समृद्धि एवं शहर विभिन्न गतिविधियों का केंद्र। व्यापार वाणिज्य के क्षेत्रों में अत्यधिक विकास ने शहरों की को समृद्धि को बढ़ाया। जातक कथाओं से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह लोग व्यापार के माध्यम से आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहे थे। शहर कई गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। वे शिल्प, कला, व्यापार, वाणिज्य, धर्म, शिक्षा आदि के केंद्र के रूप में विकसित थे। इस समय उत्तरी भारत के प्रमुख नगर तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी आदि, दक्षिण भारत में ठगर, पैठन, धन्य, कटक, अमरावती, अरिकमेडू आदि महत्वपूर्ण शहर थे। पाटलिपुत्र के बारे में जानते हैं। विभिन्न गतिविधियों के केंद्र के रूप में हम पाटलिपुत्र पटना का उदाहरण ले सकते हैं। यह महाजनपद काल से ही अर्थात 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यहाँ यातायात के लिए दो तरह के साधन उपलब्ध थे, जल मार्ग और स्थल मार्ग। उत्तर पश्चिम में तक्षशिला की ओर जाने वाले स्थल मार्ग पाटलिपुत्रा से ही होकर जाता था। दूसरी ओर जल मार्ग द्वारा ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक यहाँ से रास्ता जाता था। यह बर्मा और श्रीलंका के लिए प्रमुख बंदरगाह था। शहरों की चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने के लिए कई संघाराम थे। वर्तमान पटना का भिकना पहाड़ी संभवतः किसी समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने की जगह थी। पाटलिपुत्र राजकीय एवं लोक कला के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित था। आसपास के किसान एवं पशुपालन अपने उत्पादन को बेचने शहर आया करते थे। पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक प्रशासनिक गतिविधियों का प्रधान केंद्र था। यहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी निवास करते थे जो उच्च वर्ग के आय समूह के लोग थे। इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की संस्कृतियां, गतिविधियां विकसित की गई थी। इन अधिकारियों द्वारा मठों एवं मंदिरों को दान दिया जाता था। प्रायः शहर के जो राजा रानी, बड़े अधिकारी, धनी व्यापारी एवं शिल्पकार दान देते थे। स्रोतों से जानकारी मिलती है कि यहाँ अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, रथ बनाने वाले रथकार, सोनार, लोहार, बुनकर, बढ़ई आदि निवास करते थे। हमें उस समय के गांवों के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी प्राप्त है क्योंकि उस समय के गांवों की खुदाई पुरातत्वविदों द्वारा शायद ही हुए हैं। फिर भी अभिलेखों और तत्कालीन साहित्य से हमें गांव के बारे में भी जानकारियां प्राप्त होती है। मौर्योत्तर काल के सभी गांव एक समान नहीं थे। उन पर कहीं परिस्थिति एवं जलवायु का असर था तो कहीं सांस्कृतिक भिन्नता थी। पहाड़ी एवं वन्य प्रदेश के गांव दूर दूर बसे थे एवं इनकी जनसंख्या विरल थी, जबकि गंगा घाटी के गांव घनी आबादी से युक्त थे। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के गांव प्रशासनिक संरचना, स्थानीय प्रशासन थोड़ी भिन्न थी। आइए देखें गांव का सामाजिक और प्रशासनिक स्तर। गांव में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति गांव का मुखिया होता था, जिसे ग्राम भोजक भी कहा जाता था। यह पद वंशानुगत होता था। इसके पास गांव के सबसे अधिक भूमि होती थी। यह खेती करने के लिए दास या गुलाम यानी बंधुआ मजदूर रखते थे। ये राजा के लिए भी कर वसूलते थे तथा न्यायाधीश या पुलिस भी काम करते थे। छोटे स्तर के किसान जिनके पास अपनी भूमि होती थी, जिसे गृहपति कहा जाता था। गांव में कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी और वे दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते थे। इस तरह के लोगों में दास, कर्मकार यानी कि शिल्पकार आदि शामिल थे। दक्षिण भारत के बड़े किसानों को वेल्लाल कहा जाता था। छोटे किसान उनवार कहलाते थे। भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दूसरों को कैडेशियार और आदिमई कहा जाता था। अधिकांश गांव जो बड़े बड़े होते थे उनमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। मौर्योत्तर कालीन भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई तरह के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। कश्मीर, कोसल, विदर्भ और कलिंग हीरो के लिए विख्यात था। मगध वृक्ष के रेशों से बने वस्त्रों के लिए और बंगाल मलमल के रेशों से बने वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में काशी एवं दक्षिण में मदुरै प्रमुख केंद्र था। यहाँ महिलाएं भी काम करती थी, विशेषकर सूत काटने का काम महिलाएं ही करती थी। इस काल में व्यापारी एवं शिल्पकार संगठित रूप से काम करते थे। इनके अपने अपने संघ थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। श्रेणियों के द्वारा शिल्पकार को प्रशिक्षण देने, कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा तैयार माल का वितरण कराने का कार्य किया जाता था। श्रेणियां बैंक का भी कार्य करती थी। जमा धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। लाभांश का कुछ हिस्सा पैसा जमा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। इसका कुछ हिस्सा धार्मिक संस्थाओं के विकास के रूप में भी दिया जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि मौर्योत्तर कालीन भारत में राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भी
कृषि एवं व्यापार में इतनी अधिक प्रगति हुई कि भारत यहाँ उत्पादन वस्तुओं एवं प्राप्त खनिजों को विदेशों में निर्यात करने वाला देश बन गया। कभी इसी क्रम में भारतीय धर्म एवं संस्कृति को विदेशी धर्म एवं संस्कृति के साथ समन्वय स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप सुदूर पूर्व के देशों के कला एवं साहित्य भी इससे प्रभावित हुए। जातक कथा, एक निर्धन की चतुराई। तो आइए एक कथा सुनते हैं। जातक कथाएं आम लोगों में प्रचलित है, जिनका संकलन बौद्ध भिक्षु ने किया था। इस कथा में यह बताया गया है कि कैसे एक निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से और व्यापार के माध्यम से धनी बन जाता है। ठीक है। एक शहर में एक गरीब व्यक्ति था। उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। उसने एक मरा हुआ चूहा देखा। उस चूहे को उठाकर उसने एक दुकान के मालिक को एक सिक्के में उसकी बिल्ली के लिए बेच दिया। दूसरे दिन बड़ी जोरों की आंधी आई। वहां के राजा का बगीचा टहनियों और पत्तों से भर गया। राजा का माली उसे साफ करने के लिए परेशान था। तभी इस व्यक्ति ने बगीचे की सफाई का काम माली से इस शर्त पर लिया कि बदले में माली सारी टहनियों एवं पत्ते उसे दे देगा। माली तुरंत तैयार हो गया। उसी समय में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। व्यक्ति ने उन्हें मिठाई का लालच देकर टहनियों एवं पत्तों को बाहर रखने को कहा। देखते देखते बगीचा बिल्कुल साफ हो गया। टहनियां एवं पत्ते भी एक जगह जमा हो गए। तभी राजा का कुम्हार बर्तन पकाने के लिए ईंधन की तलाश में उधर से गुजर रहा था। उस चतुर व्यक्ति ने उन टहनियों और पत्तों को उसके हाथ बेच दिया, जिससे उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। उसके बाद उस व्यक्ति को एक चतुराई सूझी। उसने एक बड़े बर्तन में पानी लेकर घास काटने वाले 500 व्यक्तियों को पानी पिलाया। उसकी सेवा भक्ति देखकर घास काटने वालों ने उससे कहा, तुमने हमारी प्यास बुझाई, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं आपको तभी बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। चतुर व्यक्ति ने उसके बाद एक व्यापारी से दोस्ती कर ली। उस व्यापारी ने उसको बताया कि 500 घोड़ी के साथ एक बड़ा व्यापारी शहर में आ रहा है। तभी उस व्यक्ति ने धान काटने वालों के पास जाकर कहा, कल तुम सभी मुझे एक एक गट्ठर घास दे देना और तब तक अपनी घास मत बेचना जब तक मेरी पूरी घास नहीं बिक जाए। इस तरह उस व्यक्ति के पास 500 गट्ठर घास जमा हो गए। जब घोड़े के व्यापारी का कहीं घास नहीं मिला तो उसने उस व्यक्ति से 1000 सिक्के में इसके सारे घास खरीद लिए। इस तरह देखते ही देखते अपनी चतुराई से वह निर्धन व्यक्ति से धनी व्यक्ति बन गया। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया है समाप्त। और बाकी जो भी आप लोग नोट्स बनाते जाइए, जो भी इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं उसे नोट डाउन करते जाइए। कल पे कृपया करके ना छोड़ें कि मैं कल कर लूँगा। ठीक है, तो बस इतना ही कहना है आप सभी से कि ये चैप्टर हो गया समाप्त और मैं आपसे मिलती हूँ अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।